हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस दर्पण। आज हम एनसीईआरटी जो क्लास 11th की चल रही है उसी में यूनिट 3 डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्जाम के। और यहाँ से सीडीपी का ये पोर्शन कहलाएगा और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़े हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मैं बता दूं कि मैंने क्लास 6 से होम साइंस को कवर किया है। बहुत छोटी वीडियोस हैं, आप फर्स्ट फॉरवर्ड पर जाकर के उनके सुनकर उनका नोट्स बना सकते हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके बेस को बनाने में। अब हम आगे चलते हैं और यूनिट 3 में हम देखेंगे बाल्यावस्था के बारे में। इस यूनिट में जो बताया गया है वो यह है कि पहले किशोरावस्था पर चर्चा की गई थी, जो हमने इससे पहले चैप्टर देखे हैं, और बाद में बाल्यावस्था की ऐसा क्यों, वस्तुतः ऐसा इसलिए किया गया, पहले किशोर के रूप में अपने से संबंधित मुद्दों को बताया गया, फिर बाल्यावस्था व उसके बाद वयस्क अवस्था से संबंधित जो बातें हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो बताई गई है। इस इकाई में आप बच्चों की वृद्धि यानी कि विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हम डिस्कस करेंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है और इसका एक ही मीनिंग समझते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ है वो डिफरेंट है। ग्रोथ का मीनिंग होता है जो भी हमारा शारीरिक विकास है, ठीक है, वो एक टाइम तक जाकर रुक जाता है। बट डेवलपमेंट जो है हमारा, जैसे डेवलपमेंट में क्या आता है, हमारा ज्ञान है, हमारी स्किल्स है, हमारी बोलचाल है, ये जो डेवलपमेंट है, हम दिन ब दिन लर्निंग करते हैं, तो ये हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें कि स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारी और उनकी शिक्षा, उनके वस्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हम देखेंगे इसमें काफी सारे पॉइंट। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। और जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वहां पर मैं शॉर्ट समरी और एमसीक्यू लास्ट में डिस्कस करती हूँ। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मैंने करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिए हैं मैंने, जनवरी से स्टार्ट किए हैं, जो जनवरी से लेकर के जून तक के हैं। पहले हम वो कवर करेंगे, उसके बाद आगे के करेंगे। नेक्स्ट मैंने जो एक इम्पॉर्टेंट चीज स्टार्ट की है वो है एमसीक्यू, और वो एमसीक्यू आरपीएससी के हैं, क्योंकि आरपीएससी बहुत ज्यादा अच्छा और मॉडरेट स्टैंडर्ड पेपर बनाता है, तो आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप जाकर वो वीडियो जरूर देखिए, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है उत्तरजीविता का अर्थ। उत्तरजीविता क्या है? मूल रूप से क्या है? जीवित बने रहने के लिए मूलभूत स्तर पर जीवन संबंधी अनिवार्य कार्य करते रहने से क्या है कि जीवित बने रहने, और जो हमारे बेसिक जो हमारे स्टैंडर्ड है उनको जीवन संबंधी अनिवार्य कार्य करते रहने से जोड़ा गया। जब बच्चे उचित देखभाल की जाती है तो उन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध किया जाता है। सबसे पहले फूड हो गया, उसके बाद रोग पैदा करने वाले जो जीवाणु होते हैं उनसे सुरक्षा की जाती है, तो वे जीवित रहते हैं। यहाँ पर इसका मीनिंग यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, उसे BCG का टीका देखते हैं, OVP देते हैं, ओरल पोलियो OPV ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। ठीक है, और पोषक तत्व की कमी होने पर उसे संक्रमण ग्रस्त हो जाने पर आक्रमणों से उबरने की आवश्यकता, मतलब उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होना चाहिए। उत्तरजीविता एक संकट है। निम्न आय वाले परिवार के बच्चों के लिए अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था करना, उन्हें सही मात्रा में पर्याप्त पोषण देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था में क्या है, और तथा बाल्यावस्था। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में जान लेने वाले रोग कैसे हैं? तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, काली खांसी, डिप्टीरिया, पोलियो, टिटनेस, इसलिए डीपीटी का जो है वो डीपीटी का टीका लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या बताया गया है इसमें कि मलेरिया और निमोनिया जैसे
रोग भी जीवन के लिए बहुत ज्यादा खतरा बन जाते हैं। अगर इनका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास कि 2019 में यूनिसेफ के बारे में बताया गया है कि डेमोग्राफिक डिकोडर भारत के आंकड़ों के अनुसार क्या 34.3 यानी कि 1000 लाइव बर्थ जीवित पैदा हुए बच्चे अपने 5वें जन्म दिवस से पहले ही क्या होता है, मर जाते हैं, क्योंकि उनमें कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सही से पोषण ना होना, सही टाइम पे मेडिकल जो है सुविधा ना मिल पाना, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाना। ठीक है, इसका जो आंकड़ा बताया गया है कि लड़कियों में 399,431 और लड़कों में 425,017। बच्चा एक वर्ष में अपने 5 वर्ष पूरा करने से पहले ही क्या है, वो मर जाता है। मृत्यु किसी ऐसे रोग या रोग के समुच्चय से होती है जिसकी रोकथाम वो उपचार सहजता से किया जाता है। जैसे निमोनिया है, निमोनिया में क्या है, निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक्स और अतिसार के नमक और चीनी यानी कि जो ORS आता है, जो ORS आता है उसके बारे में, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन, उसमें नमक चीनी और भी चीजें होती है, उसका मिक्स करके दिया जाना है। लेकिन अगर हम अपने घर पे दे रहे हैं तो नमक चीनी का घोल बेस्ट है। इसमें क्या है, इसमें अधिकतर कुपोषण अतिसार के कारण ज्यादा, अगर अतिसार हो गया तो पानी की कमी हो जाएगी शरीर में, तो वो खतरा बन जाएगा। विश्व भर में बच्चों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण यही रोग है। यूनिसेफ ने 2016 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 177,300 बच्चों की मृत्यु 2005 तक, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण डायरिया रहा है। ठीक है, तो डायरिया कितना जानलेवा है ये यहाँ पर इसके आंकड़े बता रहे हैं। ऐसे में उन सभी देशों में जिनमें बच्चों की मृत्यु जो अतिसार के कारण हुई है, भारत का प्रथम स्थान है। तो यहाँ पे इंडिया का प्रथम स्थान बता रहा है, ये अकॉर्डिंग टू NCERT हम चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेम हो सकता है कि अतिसार में जो मृत्यु होती है अतिसार से, उसमें भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, जो एक क्या है, एक ही चिंता का विषय है। बाल मृत्यु की निर्धनता के साथ घनिष्ठ क्या है, संबंध है। निर्धन देशों में, धनवान देशों में निर्धनतम लोगों के लिए शिशु बाल उत्तरजीविका में प्रगति बहुत धीमी गति से होती है। जन स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत स्वच्छ जल यानी कि अच्छा क्लीन वाटर, बेहतर साफ सफाई उसकी कुंजी है। यहाँ से अगर आपने देखा हो TGT 2026 में जो पेपर हुआ है ना, वो आप जाकर जरूर देखिएगा, और वो पेपर भी मैं डिस्कस कराऊंगी। यहीं से वो क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षा विशेषकर लड़कियों और माताओं के लिए जो है वो बच्चों के जीवन बचाने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आय की वृद्धि में सहायक होती है, किंतु जब तक जरूरतमंद लोगों को इन सेवाओं तक पहुंचने का एक सॉलिड प्रबंध नहीं होगा, तब तक क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन नजर नहीं आएगा। कोई बच्चा ठीक से तभी बड़ा होगा जब उसका क्या होगा कि वातावरण में जो जरूरी साधन उपलब्ध हो। जैसे कि हमारा सबसे बेसिक क्या है कि हमारा वाटर जो हम रह रहे हैं वो सही है, आसपास का क्या है एटमॉस्फेयर सही हो, साफ सफाई हो। जो वो जीवन यापन कर रहा है बच्चों को सही ढंग से उसको विकास हासिल नहीं कर पाएगा अगर इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। ऐसी स्थिति में बच्चे की वृद्धि पूर्णतः थम जाती है और इस वृद्धि का रुक जाना कहते हैं, इसे जो है जो ग्रोथ है इसका जो है रुक जाना कहते हैं। बच्चों की वृद्धि के बारे में हम और अधिक सीखने का इन्होंने बताया है, आगे प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ हमारा आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे सब्जेक्ट TGT होम साइंस से ही नहीं इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें तो टेट में, ठीक है, सुपर टेट में और भी अदर एग्जाम्स जहां पर थोड़ा सा इस तरह का जोड़ा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि इस पार्ट में यानी कि इस लेसन में वृद्धि तथा विकास शब्दों का प्रयोग करते आ रहे हैं। अब इसका अर्थ एक ही है या दोनों के अलग अलग हैं? तो क्या है, थोड़ा दोनों में फर्क है, तो दोनों में डिफरेंस है। वृद्धि का संबंध आकार या परिणाम से होता है। ये क्वेश्चन TGT में पूछा गया था 2021 में भी, अर्थात 2021 में ये पूछा गया है TGT।
ठीक है, आप जाकर के इसको देखिएगा। अर्थात एक ऐसा भौतिक परिवर्तन जिसे मापा जा सकता है। अभी एक चीज है, एग्जाम्पल फॉर, चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं ना, तो हमारा यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि क्या है कि भाई यहाँ है एक बच्चा है, ठीक है, ठीक है, अब बहुत अच्छा नहीं बना, ये दोबारा बनाती हूँ, ठीक है, कोई एक हमने एक तरह से बना लिया, ठीक है, ये छोटा है, अब क्या अगली बार ये हम देखेंगे तो बड़ा है, और ठीक है, उससे अगली बार देखें तो हम और बड़ा है, तो क्या हम इसको मेजर कर पा रहे हैं ना इस आकृति को कि ये छोटी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, ठीक है, हम उसका देख पा रहे हैं, अर्थात एक ऐसा भौतिक परिवर्तन जिसे हम माप सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि ये 2 इंच, ये 3 इंच, ये 5 इंच, ठीक है। विकास का संबंध क्या है, हमारी क्वालिटी से है ना, वजन है, लंबाई है, आंतरिक अंगों के आकार से बढ़ोतरी और वृद्धि से है, क्वालिटी से है, और ये क्वांटिटी से है। पर वृद्धि केवल हमारे शरीर के आकार से ही नहीं है। ऐसा होता है कि नवजात शिशु 20 वर्ष की आयु के बाद केवल एक बड़ा शिशु ही होता है। आकार में वृद्धि के साथ साथ अंग, स्वरूप, संरचना सभी में परिवर्तन होते हैं, उनके कार्य में बदलाव आता है। एक शिशु अपना क्या है कि सबसे पहले क्या, सर उठाना शुरू करेगा, फिर पीठ के बल जाएगा, ठीक है, उसके बाद बैठना शुरू करेगा, उसके बाद रेंगना, क्रॉलिंग शुरू करेगा, फिर चलना शुरू करेगा, फिर भागना शुरू करेगा, फिर स्टेप्स चलना शुरू करेगा। तो ये सब क्या है, क्या हमारा क्या है, ग्रोथ हो रही है। तो सभी गुणात्मक बदलाव, परिणात्मक परिवर्तन भी होता है। बच्चा जब बैठने लगता है तो क्रमानुसार यानी कि क्रम से वह अधिक अवधि तक बैठने लगता है या लगती है, दौड़ना शुरू करता है, फिर भागना भी शुरू कर देता है। तो आगे इन्होंने एक डायग्राम दिया है, तो उसमें जैसे जैसे शैशवावस्था में बाल्य विद्यालय से पूर्व उम्र बढ़ता है तो उसकी लंबाई और वजन में क्या होती है, वृद्धि होती है। शरीर के विभिन्न अंग जैसे सिर, छाती आदि बदलाव होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 महीने में बच्चे का वजन अपने जन्म के कितना गुना होगा, या उसकी सर का और उसकी बॉडी का अनुपात पूछा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हम जानते हैं कि शारीरिक परिवर्तनों के साथ शरीर के अंगों में आकार में नियंत्रण क्या है, बदलाव होता है, क्रियात्मक भी क्षमता का सुधार आता है। ये प्रक्रिया विद्यालय जाने के प्रारंभ से पूर्वी वर्षों में ही नहीं रुक जाती, ये विद्यालय वर्षों में संपूर्ण किशोर अवस्था में भी जारी रहती है, जब तक कि क्या है कि वयस्क शरीर का आकार संगठन नहीं मिल जाता उसको, मतलब ना मिल जाए उसको प्रॉपर जहां उसको चाहिए था। देखिए ये है, ठीक है, बच्चा इस तरह से है, फिर इतना इतना सीखा, फिर इस तरह से पकड़ना सीखा, फिर इस तरह से, और ये फिर इस तरह से चलना। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, वृद्धि का संबंध शारीरिक परिवर्तन से है, जबकि विकास का ना अनेक आयामों से है, यानी कि सोचने की क्षमता है, उसका विकास है, वे लोगों के साथ संबंध किस तरह से बनाता है, भावनाएं साझा करता है, उन पे नियंत्रण करना उसको जो है सीखता है, बोलने के क्रम में व्याख्या संरचना का विन्यास बदलने लगता है, अर्थात बहुमुखी विकास, यानी कि अच्छे से उसका चारों तरफ से डेवलपमेंट होता है। समय के साथ साथ शारीरिक संरचनाएं, मनोवैज्ञानिक लक्षण, व्यवहार, सोचने का तरीका, जीवन की मांग के अनुसार स्वयं को ढालना, सुव्यवस्थित पद्धतियों के रूप हम विकास को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी बताई गई है। अब क्या है कि ये परिवर्तन विकास उन्मुख और क्रमागत होते हैं, लंबी अवधि तक होते रहते हैं। विकास उन्मुख का मतलब क्या है कि परिवर्तन बच्चे के ऐसे कौशल और तथा क्षमता हासिल करने में सहायक है जो इन्हें पूर्ववर्ती कौशलों तथा क्षमताओं की तुलना में अधिक दक्ष और परिष्कृत, यानी कि उसको अच्छे से समझना करना, उसकी जो स्किल्स है ना उसके लिए दिखाता है। क्रमागत से आशय के विकास में क्रम में होता है, प्रत्येक विकास पूर्ववर्ती विकास पर आधारित है जो उससे पहले घटित नहीं हो सकता। विकास चलाने के लिए परिवर्तन पर्याप्त रूप से दीर्घकालीन क्या होने चाहिए, लॉन्ग टर्म होने चाहिए। जब कोई शिशु भूख के कारण रोता है तब उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, पर किंतु जैसे ही उसे भोजन दिया जाता है, हम उसको फूड देते हैं, तो क्या है उसका रोना बंद हो जाता है। इस प्रकार रोने का ये व्यवहार बहुत कम समय तक चलता है, अल्पकालिक प्रकार है।
परिवर्तन में विकास नहीं कह सकते हैं। अब आ जाते हैं हम विकास के क्षेत्र, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विकास के क्षेत्र क्या है? शारीरिक विकास, क्रियात्मक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, भाषा, सामाजिक और भावनात्मक, व्यक्तिगत विकास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शारीरिक विकास क्या है शारीरिक विकास के बारे में कि गर्भ धारण के समय से लेकर आगे तक शरीर की संरचना तथा अनुपात में क्या है? भौतिक परिवर्तन। देखिए सबसे पहले क्या है? जाइगोट है, फिर एम्ब्रियो है, फिर फीटस है, फिर उसके बाद बर्थ हो जाता है, बर्थ के बाद शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, इसी तरह से क्रम चलता रहता है। तो इसमें क्या दिखा है? मोटर या स्किल्स, मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास क्या है? शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण जैसे के कारण शरीर में विभिन्न भागों के बीच समन्वय यानी कि एडजस्टमेंट अच्छे से हो सके। शारीरिक वृद्धि से शरीर बढ़ता है। क्रियात्मक मोटर विकास में शरीर सहज नियंत्रित प्रभावी विकास होता है। गतिविधियों पर नियंत्रण का अर्थ शरीर के पेशीय गतिविधियों का नियंत्रण है। क्रियात्मक विकास दो प्रकार के होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा हो ना, ये क्वेश्चन इतनी टाइम रिपीटेड है, बहुत ज्यादा। स्थूल क्रियात्मक और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। स्थूल क्या है कि स्थूल विकास का संबंध शरीर के बड़ी मांसपेशियों से और विधियों पर नियंत्रण होता है, जैसे कि कंधा है, जांघ है, ऊपरी भुजा है, निमन भुजाएं हैं, उधर है, पीठ है, गतिविधियों से। और सूक्ष्म क्या है इसका नियंत्रण? हम बैठ सकते हैं, झुक सकते हैं, चल सकते हैं, अपनी पूरी भुजा को हिला सकते हैं। अगर हम देखें ना, सूक्ष्म क्या होता है कि बच्चा, अगर आपने देखा होगा ना, छोटा बच्चा 6, 7, 8 महीने का, तो वो जब कोई चीज पकड़ता है ना, तो अपनी पाम का यूज करता है इस तरह से। वो फिंगर से नहीं उठाता है, उस चीज को फिंगर से नहीं उठाएगा, वो अपनी हथेली से उठाएगा। ठीक है, उसको नोट कीजिएगा आप। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का संबंध शरीर की छोटी मांसपेशियों का क्या नियंत्रण से है, जैसे कलाई है, उंगलियां है, अंगूठा है, पेशियां है। ये नियंत्रण क्या परिणाम स्वरूप हम लिख सकते हैं, पुस्तक के पन्ने पलट सकते हैं, सिलाई है, बुनाई है। कोई आपकी जो है वो जो ये भी पूछा जाता है कि किस एज में बच्चा मोती पिरोना सीखता है, किस एज पर नाइफ पर पकड़ सीखता है, सीजर से कोई चीज कर सकता है। तो ना ग्रॉस मोटर है ना, ग्रॉस और फाइन मोटर्स, यही तो है इसके बारे में। तो अब संवेगात्मक विकास के संबंध में देखना है हमारे सेंसरी जो हमारे हैं, उसके बाद सूंघना, स्पर्श करना, स्वाद महसूस करना, संवेदी क्षमताओं का विकास। हालांकि शिशु के जन्म से ही उसमें संवेगात्मक विकास की जो है एबिलिटीज होती हैं, वो होती हैं जन्म के टाइम से। आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वो एक अच्छे से समझ आ जाती है, उसमें परिपक्वता आ जाती है। उदाहरण के लिए कोई नवजात शिशु किसी चेहरे वस्तु पर अपनी आंखें तभी केंद्रित करता है जब वो चेहरे के 8 इंच तक की दूरी पर होता है। क्रमिक रूप से बच्चों की देखने की क्षमता विकसित होती है, जिससे वे अपनी आंखें दूरस्थ या निकटस्थ वस्तुओं पर केंद्रित करने लगता है। अब आ जाते हैं हम संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। क्या है कि संबंध बच्चों के जन्म से लेकर सोचने विचारने की क्षमता प्रकट होने से है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, उसका क्या होता है, सोचने विचारने का तरीके में क्या होता है कि गुणात्मक अंतर पाया जाता है। सोचने विचारने हमारे तरीके में अंतर हमारी मानसिक संरचनाएं, अनुभव, समझने आए बदलाव के कारण होता है। संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। उदाहरण के लिए शिशु ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसकी आंखों से ओझल वस्तु कोई अस्तित्व ही नहीं है, किंतु वही शिशु 1.5 या 2 वर्ष की आयु में सब समझने लगता है, चाहे वो वस्तु आंखों के से ओझल हो गई हो या सामने हो, मतलब हटा दी गई है या सामने। उसे फिर याद रहता है, अरे कि मेरी डॉल थी, अरे कि मेरे वो टॉय था। लेकिन इससे पहले क्या है कि उसे नहीं याद है कि मेरे पास क्या था। भाषा संबंधी विकास में उन परिवर्तनों को, जैसे शिशु जन्म के समय केवल क्या है कि सिर्फ रो रहा है, उसको भूख लगी है तब भी रो रहा है, अगर उसको डायपर चेंज कराना है तब भी उसे रो रहा है, पेट में तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है तब भी वो रो रहा है। तो क्या है, उसका सिर्फ रोना है। दूसरे की भाषा समझना जटिल वाक्य में बोलने का अर्थ को समर्थ बनाता है। सामाजिक विकास का संबंध उन योग्यताओं विकास से है जो व्यक्ति किसी समाज, प्रत्यक्षाओं
के अनुरूप व्यवहार करने, लोगों के साथ संबंधों का निर्माण करने और कायम रखने में समर्थ बनाता है। उनके साथ मतलब जो हमारी सोसाइटी है उसके साथ एडजस्टमेंट करना। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर एक और दिया है कि प्रत्येक विकास के परिवर्तन कार्य क्षेत्र को दर्शाने के लिए आपस में बांटना सीखना, शेयरिंग, गिनती करना सीखना, 1 2 3 4 5 6 4 7 8, वर्तमान भूत भविष्य के कालों को बताना कि मैं जा रहा था, मैं ये खा रहा हूँ, मैं यहाँ जाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जाऊंगा, कल यहाँ जाऊंगा, इस तरह से चीजें बताने में। भागने में समर्थ, उसको रनिंग के लिए। तभी तो ना क्या होता है, जो हम किंडरगार्टन पढ़ते हैं ना, या हम देखते हैं कि बिल्कुल नर्सरी केजी फर्स्ट जो हमारा होता है, उसमें क्या है कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी बहुत सिखाई जाती है। लंबाई में वृद्धि होना, अपने गुस्से पर नियंत्रण करना, कैंची का प्रयोग जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, ध्वनि की दिशा में घूमना, ये सब एक्टिविटी खूब सिखाई जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास भावनात्मक, इमोशनल डेवलपमेंट। ये संबंध, इसमें क्या है कि संबंध से उभरने तथा उन व्यक्त करने के लिए समाज में स्वीकृत तौर तरीकों से सीखने से है। व्यक्तिगत विकास का संबंध स्वयं से है, उसके अपने विचार का विकास शामिल है, वे कौन है, उसके पास कौन सा व्यक्तित्व गुण है, उसकी स्किल है, तथा अपने भविष्य के लिए उसकी क्या जो है वो सोच है। यही तो, तभी तो बच्चे से पूछते हैं जब बच्चे स्कूल जाता है, तुम क्या बनोगे, किस तरह से है, किस तरह में इंटरेस्ट है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। अभी किसी को डांस अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग अच्छी लगती है, किसी को, बच्चे को आप देखते हैं कि वो डॉक्टर छोटी किट आता है, एकदम बच्चा खेलता है, चेक करता है अपने डॉल को या अपने टॉय को, जो भी उसका है उस तरह से चेक करता है। तो ये सारी चीजें हैं। पुलिस बनना है तो क्या है, पुलिस की बच्चों की यूनिफॉर्म आती है तो उसमें वो बहन के बड़ा उसको अच्छा लगता है। तो इस तरह से सब चीजें हैं। वास्तविक अर्थ में उपयुक्त सभी क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति की क्या है, डिफरेंट जो है वो डायमेंशन है। इनको इसी रूप से समझना चाहिए कि कोई साइकिल चलाना एक शारीरिक व्यायाम सीख रहा है, किसी बच्चे का एक सदस्य भावनात्मक पक्ष भी होता है, डर है, उत्साह का पक्ष है, जिससे साइकिल चलाना सीखते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। भाई डर क्या है, कहीं मैं गिर ना जाऊं, चोट ना लग जाए। उत्साह क्या है कि भाई साइकिल मिली है। देखिए इन चीज को ना जब आप प्रैक्टिकल करके, यानी कि अपने लाइफ से जो है वो कोरिलेट करके पढ़ते हैं ना, तो ये हमें फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सीडीपी के क्वेश्चन अभी जो कितने लोगों ने अभी टेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, कल रिजल्ट आ गया। सबसे पहले तो कल जो लोग क्वालिफाई होगा उनको ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो लोग अगर देखा होगा आपने कि क्या है कि उसमें कई सारे सीडीपी के क्वेश्चन इस तरह के थे ना कि इजीली आप अंडरस्टैंड, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो क्या है, आप उसे इजीली कर सकते हो। इसलिए एनसीईआरटी यहाँ पढ़ने का ये नहीं है, ऐसे तो आप इसको जो खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है, डाउनलोड करा। लेकिन अगर आप इस तरह से पढ़ते हो तो क्या है कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसको समझ पाते हो, हर चीज को पढ़ना रटना नहीं पड़ता है, आप ऐसे ही क्वेश्चन कराओगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कि किसी भी व्यक्ति की वृद्धि और विकास संतुलित आहार, जो उसमें अब भाई आ जाता है यहाँ पे आहार के बारे में, फूड के बारे में बात की गई कि बैलेंस डाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, जैसे जैसे बच्चे विद्यालय जाने की आयु तक पहुंचता है तो आहार संबंधी आवश्यकताएं क्या बढ़ जाती हैं। 10 वर्ष की आयु में बच्चा जो है, जो गर्ल है या बॉय है, आहार संबंधी आवश्यकताएं क्या डिफरेंट हो जाती हैं। भाई लड़कियों की चॉइस अलग होती है, लड़कों की चॉइस अलग होती है। बाल्यावस्था में वर्षों के विभिन्न चरण यानी कि स्टेप को वर्गीकृत किया गया है, जो इस तरह से बताया गया आईसीएमआर द्वारा वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले शैशवावस्था, जन्म से लेकर 6 माह तथा 6 माह से 12 माह तक। उसके बाद में पूर्व विद्यालय वर्ष 1 से 3, 4 से 6 और विद्यालय वर्ष 7 से 9 और 10 से 12। इसमें क्या है कि रोचक क्या है, लड़के और लड़कियों में जो आहार संबंधी आवश्यकताएं है ना, 9 वर्ष की आयु तक तो क्या है वो समान है, एज इट इज ही है। 10 वर्ष की आयु में पूरी करने के बाद लड़कों और लड़कियों की क्या है, आहार संबंधी जो उनकी फूड चॉइसेस हैं वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। अब हम वृद्धि और स्वास्थ्य के पारस्परिक संबंध के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड हमारा
हेल्थ के बारे में क्या है कि सामान्य वृद्धि स्वास्थ्य एक अच्छा घोतक है, किंतु सामान्य वृद्धि अपने आप में अच्छे स्वास्थ्य के पूर्व अनुमान के लिए पर्याप्त नहीं है। अपेक्षाकृत व्यापक विकास के लिए अनेक साधनों की स्थितियों की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे घर, पर्याप्त शैक्षिक भौतिक प्रेरणा है, हमारे संसाधनों की स्थितियों का क्या तात्पर्य है, इसमें एक प्रेरणादायक वातावरण शामिल हो सकता है। जैसे कि हमने पहले उल्लेख किया है कि हमें बच्चों का पर्याप्त स्तनपान की व्यवस्था क्या है कि उनका जो फीडिंग है वो प्रॉपर हो, ठीक है। सुरक्षित स्वच्छ स्वास्थ्यकर वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट की बात की गई है। धूम्रपान और माखपान जैसी आदतें माताओं को इसको क्या है ना परहेज करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई हैबिट है ना कि अल्कोहल है या स्मोकिंग वगैरह अगर है तो उसको नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में स्वास्थ्य से जुड़ी सभी कार्यात्मक क्षमताएं हासिल करने के लिए सामान्य वृद्धि एक अनिवार्य स्थिति है, किंतु इसके लिए केवल वृद्धि ही पर्याप्त नहीं है। अनुसंधान से प्रमाण मिलते हैं कि जीवन पहले 5 वर्षों में सभी बच्चों बहुत समान रूप से बढ़ते हैं, सभी को इक्वल ही तरह से बढ़ रहा है। इस अवस्था में जब शारीरिक विज्ञान संबंधी उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और वातावरण में उनके स्वास्थ्यकारी विकास के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाता है। पर्यावरणीय आक्रमणों के कारण जैसे जैसे संक्रमण और रोगों से ग्रस्त होना या पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्यकर आहार ना मिलना, अच्छा फूड ना मिल पाना, अच्छे फूड से मीनिंग सही प्रॉपर वे में जो मिलना चाहिए, वृद्धि और व्यवधान में धीमापन आ सकता है। भारत में पाया गया है कि समृद्ध परिवार के बच्चे की वृद्धि विकसित देशों के ही समान है, खास करके जब उनके माता पिता क्या है एजुकेटेड है, वो एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं। उन्हें बताया कि भाई हमें ठीक है हमें अपने बच्चे को खाने में ग्रेन्स भी देने हैं, दालें भी देनी है, ठीक है, उसके बाद में हमें चावल भी देना है, फ्रूट्स भी देना है, वेजिटेबल्स भी देना है, मिल्क भी देना है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट भी देना है, तो ये सब चीजें हैं। बच्चों में वृद्धि की मॉनिटरिंग करने के लिए वृद्धि चार्ट के बारे में बताया गया है। तो देखिए समतल होना, ऊपर बढ़ना और नीचे करना, ये जो है चार्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि समतल होने का वृद्धि क्या है, थम गई है। ऊपर होने के बाद क्या है कि दर्शाता है वृद्धि हो रही है। नीचे की ओर रुझान होना क्या है कि पिछड़ रही है। तो ये सब चीज इसमें बताई गई है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है विकास की अवस्थाएं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये काफी फिर लंबी हो जाएगी वीडियो। तो चाहे मुझे दो पार्ट में 3 पार्ट में करना हो, लेकिन इसको हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ना बहुत अच्छी मात्रा में आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप इसको जरूर पढ़िए, फास्ट फॉरवर्ड पे लगाकर पढ़िए, आपको इससे हेल्प मिलेगी। जो लोग न्यू हैं वो अपने नोट्स बना लीजिए, नोटबुक में अपने नोट्स क्रिएट करिए और मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट में आपको समरी मिलेगी और एमसीक्यू मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जो करंट अफेयर की मैंने सीरीज शुरू की है, वो करंट अफेयर मैंने बहुत ज्यादा सिलेक्टेड और बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट किए हैं। जिन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ना कि हम कहाँ जाएं, किस तरह से जाएं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन मेन ये है कि हमें अगर हम 1 से 4, 5, 6 जगह पे स्विच करते हैं ना, तो हमारा माइंड क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को अगर बार बार रिपीट करेंगे, आपको डेफिनेटली वहां से बहुत हेल्प मिलेगी। आपका जीएस का जो पेपर है ना, वहीं से ही आपको काफी हेल्प हो जाएगी उन वीडियो से।